Hello students, welcome back to a new lecture of 11th biology chapter excretion and osmoregulation. So we have finished with the entire excretion process. So today just before I start with today's topic, a small topic is left, that is with respect to that RAS system, that is renin angiotensin aldosterone system. इससे रिलेटेड एक बाकी है, एक बाकी मतलब एक हार्मोन हमारा देखना बाकी है, दैट इज ANF. ठीक है, ANF का फुल फॉर्म ये है, इट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. ठीक है, नाउ ये हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम दी हार्ट. देखो हार्ट भी एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज दिस, हार्ट के एट्रियम, राइट एट्रियम खास करके. सो एट्रियम सेल्स विल रिलीज दिस. नाउ इसका काम एग्जैक्टली उल्टा है टू ADH. ADH का फॉर्म, ADH हमने देखा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज वासोप्रेसिन. ADH को ही ये दूसरा नाम है. ADH का हमने देखा था फंक्शन क्या है, ADH का हमने क्या पढ़ा था, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिससे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगी. ठीक है, सो ये हमने पढ़ा था फॉर ADH. ANF इसका एग्जैक्ट उल्टा है. ठीक है, इसी का मतलब क्या होगा, ये उल्टा एक्सक्रीट करेगा वाटर फ्रॉम द किडनीज. ये किडनीज से पानी खींच लेगा, ये हार्मोन किडनीज में से पानी उल्टा जाने देगा. सो इट विल कॉज व्हाट यू कैन से, इट विल कॉज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनीज. तो उल्टा जो किडनी पानी एब्जॉर्ब कर रही है उस प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देगा एंड उल्टा ज्यादा से ज्यादा पानी निकल जाएगा. ये भी एक किस्म से जरूरी है. देखो जब ज्यादा पानी और सॉल्ट ब्लड में आ जाएंगे तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. अब ऐसे केस में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ऑब्वियसली पहला असर तो हार्ट पे ही होना है, बिकॉज ये बढ़े हुए प्रेशर के साथ या जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ा है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा पानी पिया अल्टीमेटली ये पानी ब्लड स्ट्रीम में ही घूमेगा. नॉर्मल जो 5-5.5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में घूम रहा है, अगर उसका वॉल्यूम 6-6.5 लीटर हो गया, एग्जांपल ले लो, तो बर्डन तो हार्ट को ही है कि उसको ये सब पंप करना है. प्रॉब्लम इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड दैट कैन बी एन इशू. इसलिए खुद हार्ट समझ जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो फिर इट विल रिलीज एन हार्मोन ANF और ये किडनी से एक्स्ट्रा पानी निकाल देगा. तो इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनीज व्हेन इन एक्सेस इन द बॉडी. ऑब्वियसली एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इधर एक सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है, व्हेन इन एक्सेस. एंड इसलिए जनरली अगर हम देखते हैं ये कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर हाइपरटेंशन. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है हम उनको दवाइयां जो देते हैं, मतलब डिपेंड करता है पर्सन का किस हिसाब से है, बट कुछ पर्सन्स को हम लोग बीपी कम करने के लिए जो दवाई देते हैं वो यही काम करती है. वो क्या करेगी, किडनी से मतलब इसे अपन डायूरेसिस कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाएगी. शरीर से जब पानी कम होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर स्लो डाउन हो जाएगा. मतलब जो लोग बॉर्डर लाइन मतलब डिटेक्ट हुए कि ये ब्लड प्रेशर इन्हें अभी हो सकता है, अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर्स जनरली डायूरेटिक्स ही देते हैं. डायूरेटिक्स मतलब वो दवाइयां जो किडनी से ज्यादा पानी निकाल दे. इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होने में मदद मिलती है. सो ये एक और हार्मोन था जो रह गया था. ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस. सो ADH का मैंने बताया था, ये किडनीज में से पानी खींच लेगा वापस, ताकि शरीर को पानी की जरूरत है. शरीर में जब पानी की कमी होती है तब ADH रिलीज होता है, बट शरीर में जब पानी बहुत ज्यादा है एंड वो अभी हमें निकलवाना है तो ANF काम करता है. ये वापस DCT ऑफ किडनीज पे ही काम करेगा और एक्स्ट्रा पानी को जाने देगा. ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब ADH को वो इनहिबिट करेगा. एग्जैक्टली बोल सकते हो ADH का उल्टा काम कर रहा है. एंड
नाम भी है इसको वैसोप्रेसिन, एडीएच को। वैसो मींस वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब ये आर्टरीज एंड वेन्स। प्रेसिन मतलब इसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड इसलिए ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी काम करता है। मतलब ये आर्टरीज को अगर दबा देगा, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, तो जब शरीर में प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर, तो एडीएच तभी भी काम करता है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लेके आएगा। सो ये दोनों काम थे। ये एएनएफ रह गया था इसलिए मैंने ये लिया है। होप सो ये हार्मोन रह गया था मेरे से, सो वो सबको समझा है। सो एग्जैक्टली इट इज एन, हम साइंटिफिक वर्ड में इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब हैविंग ऑपोजिट फंक्शंस, दे आर कंट्रोलिंग द सेम मैकेनिज्म। दोनों पानी को ही कंट्रोल कर रहे हैं, एक सिर्फ बढ़ा रहा है तो एक दूसरा घटा रहा है। तो आते हैं जरा किडनी डिसऑर्डर्स पे ना। कुछ टेक्निकल टर्म्स पहले इक्वेंट हो जाते हैं। सो फर्स्ट वन जो है ये तुम लोग लिख लोगे। फर्स्ट जो है वो पॉलीयूरिया, इसका मतलब इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। नॉर्मल इंसान जो है मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 1.2 टू 1.8 लीटर्स रफली दिन भर में 1.5 से 2 लीटर यूरिन पास आउट करता है। पर ये अगर ज्यादा हो रहा है 3-4 लीटर या उससे ज्यादा यूरिन अगर बार बार टॉयलेट जा रहा है, सो दैट इज पॉलीयूरिया। पॉली मींस मेनी टाइम्स, मतलब बार बार, तो इसमें इनडायरेक्टली यूरिन आउटपुट बहुत ही ज्यादा है। इसका एग्जैक्ट उल्टा ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया मींस डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। किन्हीं कारणों से यूरिन बन ही नहीं रही है, इसलिए टोटल यूरिन का वॉल्यूम कम है। जनरली लेस देन, इट शुड बी लेस देन 400 ml अ डे, मतलब आधा लीटर भी यूरिन नहीं निकला है। या तो अगर बच्चों में है तो 0.5 ml पर केजी बॉडी वेट ऑफ दैट चाइल्ड पर आवर। मतलब 3 किलो का बच्चा है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब बच्चे ने 1 घंटे में 1.5 ml यूरिन, छोटे बच्चे जो होते हैं 1.5 ml यूरिन उसने एक्सक्रीट, उससे कम कर रहा है। सो ऑब्वियसली देन दैट इज अ प्रॉब्लम। सो दिस इज फॉर बेबीज, ठीक है। ये अडल्ट्स के लिए पकड़ सकते हो या बच्चों के लिए भी तुम पकड़ सकते हो। सो पॉलीयूरिया समझा, ज्यादा यूरिन हो रही है, बार बार टॉयलेट जा रहा है वो, ये डायबिटीज का एक लक्षण है। पॉलीयूरिया उसमें एक देखने को मिलता है। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया मतलब कम होना है, ठीक है। नेक्स्ट ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया मींस ग्लूकोज इन यूरिन, विच मींस इट्स अ केस ऑफ डायबिटीज। मतलब ये एक लक्षण है कि डायबिटीज इसको शायद है। एंड कंफर्म इट, ये कंफर्मेटरी नहीं बोल सकते हैं, किन्हीं कारणों से हो सकता है कभी कभी ग्लूकोज थोड़ा बहुत यूरिन में नॉर्मल लोगों के भी आ जाता है, गिवन दैट इफ ही हैज कंज्यूम टू मच ऑफ इट, पर उसको डायबिटीज नहीं, और डायबिटीज के लोगों में तो मिलेगा ही। टू कंफर्म दिस हम इंसुलिन लेवल चेक करेंगे, मतलब जो अपना क्या फास्टिंग एंड पोस्ट प्रैंडल मतलब पीपी, जो इंसुलिन का फंक्शन चेक करने के लिए होता है, या तो क्या बोल सकते हैं इंसुलिन का, और हीमोग्लोबिन इंसुलिन का भी एक आजकल टेस्ट है, वो भी हम कर सकते हैं, उससे कंफर्म होगा कि डायबिटीज है नहीं, बट दिस इज एन इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज, ठीक है। सो याद रखो, दैट इज ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। ऑब्वियसली प्रोटीनोयूरिया, तो ऑब्वियसली या इसको ही दूसरा नाम है एल्ब्यूमिन यूरिया। इसका मतलब प्रोटीन्स यूरिन में आ रहे हैं। अब ये अगर एक है तो दिस कैन बी अ साइन ऑफ किडनी फेलियर, बिकॉज मैंने तुम्हें बताया था प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते, प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते यूरिन से, पर अगर ये हो रहे हैं तो एक चांस ये भी है कि जो बोमेन्स कैप्सूल है उसमें कुछ गड़बड़ आ गई है, जिसे अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वहां पे हुआ है तो एक रीजन है। किन्हीं कारणों से परमेबिलिटी इंक्रीज हुई तो सम क्या बोल सकते हैं नेफ्रोटॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, दवाइयां हो सकती है जो किडनी को नुकसान पहुंचाए, उनमें ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। और किडनी फेलियर में भी दिखता है, मतलब प्रोटीन यूरिन में तो उसको डराओ मत कि किडनी फेल हो गई तेरी,
दूसरे कारण असेस करो, अगर वो कारण नहीं है तो फिर श्योर शॉट किडनी फेलियर ही है। तो ये एक है प्रोटीन इन यूरिया। देन हिमैटूरिया, हिमैटोयूरिया मीन्स सादी भाषा में ब्लड इन यूरिन। हिमैटोयूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, इसका मतलब इंटरनल इन्फेक्शन है या इंटरनली ब्लीडिंग हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर ब्लड ऐसा ब्राउनिश ब्लैकिश आ रहा है, इसका मतलब ये इंजरी किडनी या यूरेटर लेवल पे, क्योंकि तब तक आते आते ब्लड क्लॉट होके ब्लैडर में आएगा एंड फिर वहां से बाहर आने वाला है, तो टाइम लगता है, तो तब तक क्लॉटिंग हो जाती है। पर अगर ब्लैडर में सपोज ड्यू टू किडनी स्टोन्स ब्लैडर में इंजरी हुई है तो फ्रेश ब्लड बाहर आता है, मतलब यूरिन का कलर रेड दिखेगा, तो इसका मतलब इंजरी ऊपर ही कहीं है, ब्लैडर या यूरेथ्रा लेवल पे। सो वो कुछ केसेस में समझ में आता है। एक है पायोयूरिया, पायोयूरिया मीन्स पस इन यूरिया। इसका मतलब सिंपल है किडनी इन्फेक्ट या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसे बुखार वगैरह आ सकता है, तो यूरिन टेस्ट में हम ये सब चीजें नोटिस करते हैं। एक और है जॉन्डिस जैसे केस में, अब जैसे अगर हम बोलते हैं सो व्हेन वी से बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन आते, नॉर्मली बाइल सॉल्ट्स नहीं आते, नॉर्मली सिर्फ यूरोक्रोम, ये बाइल पिगमेंट ही है जो यूरिन में होता है, पर अगर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ये भी किडनी से निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब दिस इज जॉन्डिस, इंडिकेटिव ऑफ जॉन्डिस। तो इसलिए इन लोगों की यूरिन भी एकदम डार्क येलो आती है, तो इसको हेपेटाइटिस है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जॉन्डिस वाली कंडीशन में बॉइल्ड सॉल्ट्स भी तुम्हें यूरिन में मिल सकते हैं। कीटोन बॉडीज भी मिलती है, तो दिस इज इन केस ऑफ डायबिटीज, ठीक है। कीटोन बॉडीज अगर यूरिन में आती है तो या तो हमेशा डायबिटीज नहीं है, डायबिटिक लोगों में तो मिलेगा ही, बट जिन लोगों ने कम कार्बोहाइड्रेट्स खाए, जिसे अपन कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं, तुमने सुना होगा ये, तो ये लोग कार्बोहाइड्रेट स्किप कर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो बॉडी फैट्स बर्न करेगी, एंड फैट्स का एक बाय प्रोडक्ट लिपिड्स का एक बाय प्रोडक्ट मतलब कीटोन होगा। तो कीटोन यूरिया, दैट इज कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अब ये डेंजरस भी है बिकॉज कीटोन बॉडीज आर टॉक्सिक टू ब्रेन, दे कैन कॉज ब्रेन डैमेज, ठीक है, इसलिए इनका हाई लेवल होना मुसीबत है। तो ये एक है कीटोन यूरिया, जो डायबिटिक कंडीशंस में प्लस फास्टिंग कंडीशंस में, जो लोग अनशन करते हैं, काफी दिनों से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल लो होता है, इन कारणों से शरीर फिर फैट्स बर्न करता है, उसका बाय प्रोडक्ट अगर हायर लेवल में गया तो कीटोन्स है। सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस जो हम देखने को मिलते हैं। इससे समझ में आता है कि कुछ तो भी कहीं ना कहीं तो भी प्रॉब्लम है। सो ये सब डिसऑर्डर्स के लक्षण है, तुम्हें ये जो हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे अभी, इनमें ये पाए जाने वाले लक्षण तुम्हें मिलते हैं। सबको समझा है? सो काइंडली नोट डाउन दिस, स्क्रीनशॉट ले लो, होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वन, या तो तुम वीडियो पॉज करो थोड़ा पीछे जाके एंड देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आगे बढ़ते हुए किडनी स्टोन्स, अब इसको टेक्निकल टर्म में किडनी को हम नेफ्रो बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस। Lithiasis means stones. So when I say kidney stones, it means अगर किडनी में है तो किडनी स्टोन बोलना है तो नेफ्रोलिथियासिस, यूरेटर में है तो यूरेटेरोलिथियासिस, ब्लैडर में स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है तो हम इसे सिस्टोलिथियासिस ऐसा बोलते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स याद रखो, नेफ्रोलिथियासिस किडनी स्टोन, यूरेटर ना, तो यूरेटेरोलिथियासिस मतलब यूरेटर में स्टोन है, ब्लैडर के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए सिस्टोलिथियासिस ये वर्ड है, तो ये याद रखोगे। अब अगर हम देखते हैं तो ये क्यों होता है, तो इसमें रीजन इसके बहुत सारे हैं। एक तो लेस वाटर इनटेक, कम पानी पीते हो, ये सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा सॉल्ट रिच फूड खाते हो, सॉल्ट रिच फूड स्टफ्स खा रहे हो तो ये इशू है। प्रोटीन रिच भी है बट फिर उतना पानी नहीं पीते हो तो ये किडनी स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं। अब किडनी स्टोन्स कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहले कैल्शियम वाले, ठीक है। अब कैल्शियम के जो दो है, एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ये दो कैल्शियम सॉल्ट्स
के स्टोन्स है एंड ये जनरली इनसोल्यूबल कैटेगरी के होते हैं। जनरली ये दवाइयों से बहुत कम इनके ऊपर असर होता है, पानी से भी कुछ असर नहीं होता। डॉक्टर बोलते हैं जिन्हें किडनी स्टोन बार बार ज्यादा पानी पियो ताकि फ्लश आउट हो जाए, तो ये डिसॉल्व तो नहीं होंगे बट ये वैसे के वैसे गिरेंगे। सो ये थोड़े ज्यादा मतलब डेंजरस, मतलब दे कैन ग्रो टू अ सब्सटेंशियल साइज। नेक्स्ट स्ट्रूवाइट है। दीज आर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स कैन डिसॉल्व इन वाटर, तो ये डिसॉल्वेबल स्टोन है स्ट्रूवाइट, जो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कभी होता है बॉडी में तो ये स्ट्रूवाइट क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम प्रोटीन एंड इनके डिग्रेडेशन से। तो जो न्यूट्रिएंट्स है उनके डिग्रेडेशन से बैक्टीरिया ये स्ट्रूवाइट स्टोन्स करते हैं व्हिच कैन इवन ग्रो लार्जर एंड उल्टा ये क्रिस्टल होता है तो दे हैव शार्प एजेस, तो ये बहुत चुभेगा एंड ऑब्वियसली ट्रेमेंडस पेन पेशेंट हैज टू सफर, बट इट कैन बी इजीली क्योर्ड विद हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये एक है। एक दिया है सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन के स्टोन्स भी होते हैं ना, ये उनमें होता है जो लोग ज्यादा अमीनो एसिड्स बॉडी एक्सक्रीट करते हैं। ये थोड़ा सा जेनेटिकल है, दिस इज जेनेटिकल, कि जो अपनी किडनी से अमीनो एसिड्स एक्सक्रीट करते हैं, कभी कभी पानी की कमी कारण ये इकट्ठा होते हैं एंड देन दे कैन फॉर्म दिस सिस्टीन स्टोन्स। एंड लास्ट वाला है यूरिक एसिड स्टोन्स। तो मैंने पहले ही बताया था जो लोग कम पानी पीते हैं बॉडी फिर क्या करेगी, यूरिया को यूरिक एसिड में करेगी। फिर भी अगर तुम पानी नहीं पीते हो तो फिर ये स्टोन्स किडनीज में ही बनना शुरू होता है और वही डिपॉजिट हो जाएंगे। सो ड्यू टू दिस इज एक्सेस ऑफ डीअमाइनेशन। नाउ एक्सेसिव डीअमाइनेशन से तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा, फिर ज्यादा अमोनिया बनेगा तो ज्यादा यूरिया बनेगा, ज्यादा यूरिया बनेगा तो शरीर उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूरिक एसिड में बदल देगा एंड फाइनली ये फिर किडनीज में स्टोन्स बन के रहता है, फिर ब्लड स्ट्रीम से जाकर ये जॉइंट्स में जाता है टू प्रोड्यूस गाउट, तो वो भी एक लक्षण इसका है। सो स्ट्रूवाइट स्टोन्स ये ड्यू टू बैक्टीरियल रीजंस है, ठीक है, which acts on the nutrients। so ये सब stones है। अब इसमें ये वाले stones को निकालना काफी हद तक आसान है, मतलब still they pose a big issues, they are needed to be extracted। ये तो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो जिन्हें कैल्शियम डिराइव्ड स्टोन्स है वो थोड़े से मुश्किल है, जल्दी से गिरते नहीं है, दे कॉज ट्रेमेंडस पेन। सो ये तो हो गया क्यों हुआ और कौन से है। डायग्नोस कैसे करोगे, अब इसमें सिम्टम्स क्या है, पहले सिम्टम्स। ना ये एक किस्म की क्रॉनिक बीमारी, क्रॉनिक मतलब है कि एक दिन में पत्थर तैयार हो गए ऐसा नहीं है, ये काफी महीनों काफी सालों से ये होने के कारण, मतलब जो लाइफस्टाइल बोलो या खाना पीना बोलो, कम पानी पीने की टेंडेंसी बोलो, ये सब रीजंस है जो ये आगे चलकर एग्रीवेट कराएगा। सिम्टम्स में क्या होगा, तो ऑब्वियसली पेन इन लोअर बैक, पेन इन लोअर एंड बैक, क्योंकि किडनीज आर बैक साइड, सबको पता है, यहाँ पे पीछे से रेट्रोपेरिटोनियल होती है, सबको पता है। तो पेन इन बैक एंड रेडिएटिंग पेन टुवर्ड्स द ब्लैडर, क्योंकि वहां से यूरेटर आएगा ना, तो ऐसा पेन इट विल व्हाट यू कैन से इट विल रेडिएट फ्रॉम दिस, तो काफी एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा। इसके अलावा कभी कभी ब्लीडिंग, हिमैटोयूरिया भी हो सकता है, क्योंकि स्टोन जब रगड़ते हुए आएगा तो इट माइट कॉज इंटरनल इंजरीज, so it might also cause hematuria, extreme pain, dizziness, nausea, vomiting, ये सब उसके लक्षण हैं। डायग्नोस कैसे होगा, एक्सरे हो सकता है, सोनोग्राफी तो बेस्ट है, सीटी स्कैन तो और भी बेस्ट है, सीटी स्कैन एमआरआई में अच्छे से पता चल जाएगा। सो ये कुछ अपने पास डायग्नोस्टिक टेक्निक है। इलाज देखा जाए तो कुछ मेडिसिन से भी, मतलब क्रिस्टल्स वाले जो है वो मेडिसिन से भी 100% क्योर हो सकते हैं। कुछ के लिए सर्जरीज लग सकती है, फिर पीसीएनएल है या ओपन किडनी सर्जरी है या लेजर टेक्निक्स है, सो जिनसे हम ये स्टोन्स को तोड़ते हैं एंड देन वी विल विद द हेल्प ऑफ सक्शन मशीन वी विल सक द पीसेस ऑफ द स्टोन्स। सो इन दिस वे नेफ्रोलिथियासिस का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट वन, छोटा सा यूरेमिया। अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहा है कोई बंदा, ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन एक्सेस में जब होता है, याद रखो बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती, तो बॉडी क्या कर देगी, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स या एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड सबको पता है इंसानों में यूरिया ही सबसे ज्यादा, मतलब जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो बनेगा, तो ये ब्लड में बहुत बढ़ जाएगा। सो नॉर्मल परमिसिबल लिमिट यूरेमिया
यूरेमिया इज अ कंडीशन वेयर देर इज एबनॉर्मल increase in amount of यूरिया इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में बहुत हाई प्रोपोर्शन में यूरिया हो गया है। अब इसके रीजंस बहुत हो सकते हैं, मतलब जैसे अगर किडनी फेलियर में गई होगी तो ऑब्वियसली किडनी क्या ब्लड फिल्टर करेगी क्या? नहीं, इससे यूरिया लेवल बढ़ सकता है, एक ये कारण है। दूसरा, इनटेक ऑफ फूड में प्रोटीन फूड ज्यादा है, तो उसमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रोटीन, अगर जितना तुम वर्क कर रहे हो उससे ज्यादा खा रहे हो, एक चीज ये है, तो excess of proteins will be broken down into ammonia then into urea which can lead to this condition. So ये एक है, and urea as you know is very toxic, so it can cause coma, brain damage वगैरह हो सकता है, organ failures में जा सकते हैं। नॉर्मल दिया उन्होंने 0.01 से 0.03% इस परमिसेबल, थोड़ा बहुत यूरिया तो ब्लड में होता ही है, बट इफ इट exceeds 0.05% then it's a serious case, तो हो सकता है डायलिसिस करने की नौबत आए। या तो किडनी स्लो काम कर रही है या तो काम ही नहीं कर रही है, ये दो रीजन हो सकते हैं। मतलब या तो एक और पानी भी कम पीते हो, ये सबसे बड़ा। तो तुम देख रहे हो मैंने अब तक जितने 2-3 बीमारियां बताई है, सब में एक चीज तो नोट करो भाई, पानी तो बहुत पीना चाहिए। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट इट। सो ये कंडीशन है, एब्नॉर्मल इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड। नेक्स्ट जो है नेफ्राइटिस, नाम में मीनिंग है, नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन मतलब ही किडनी से हम पकड़ेंगे। आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, सो एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन कॉज दिस, या सम ड्रग्स कैन कॉज दिस, कैन इंड्यूस नेफ्राइटिस। तो इसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन कारण होगा क्या? जो बोमेन्स कैप्सूल है वो फैल जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। अब इससे क्या होता है? फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है प्रोटीन्स आ जाए यूरिन में, तो थोड़ी सी हेजी, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, सो रेडिश। सो डिपेंड ऑन द सब्सटेंसेस यूरिन का कलर बदल सकता है, डाइल्यूट यूरिन बनती है। किडनी कभी कभी काम नहीं करती तो यूरेमिया उसका एक लक्षण हो सकता है। नेफ्राइटिस, अगर किडनी ठीक से काम ना करे तो या तो कुछ ज्यादा ही फिल्टर कर देगी या तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। एंड नेफ्राइटिस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम ध्यान दे सकते हैं पता चलने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ कुछ इंजरीज भी हो सकती है। ठीक है, इंजरीज, ड्रग्स मतलब दवाई या कुछ दवाइयां जो किडनी के लिए इरिटेंट है या प्रॉब्लमैटिक है, सो दिस कैन कॉज नेफ्राइटिस, बट इट कैन बी इजीली क्योर्ड बाय प्रॉपर मेडिकेशंस। सो इसका कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता, पर इसमें किडनी जनरली एनलार्ज हो जाएगी, सूज जाएगी, ये उसका एक प्रॉब्लम है। सूजने के कारण नेफ्रॉन्स ठीक से फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर सकते, इसलिए यूरेमिया एक लक्षण हो सकता है। फिर दूसरे टॉक्सिक चीजें ब्लड में ज्यादा हो सकती है। अगर ये कंट्रोल में नहीं आया, सो वी माइट हैव टू रिवर्ट, मींस वी हैव टू गो फॉर डायलिसिस। एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो शरीर से वो कचरा निकाला जा सकता है जब तक किडनीज का नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर नहीं होता। तो ये है रीनल फेलियर, नाम में मीनिंग है, इसको हम ब्राइट्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, सो किडनी रीनल फेलियर दो किस्म का है, नाम में मीनिंग है कि किडनी काम नहीं कर रही है। एक है एक्यूट रीनल फेलियर, सपोज एनी इंजरी, किसने चाकू घोंप दिया तो किडनी इज ब्लीडिंग, मतलब ऑब्वियसली इंजरी इज टू द किडनी, चाकू किडनी तक गया है, तो ऑब्वियसली किडनी इज नॉट गोइंग टू वर्क, सो दैट इज एक्यूट रीनल, मतलब सडन कॉज एंड किडनी ने काम करना बंद कर दिया। एक्यूट मींस तुरंत, इन दैट केस तो जैसे मैंने बताया एनी इंजरी, एक्सीडेंट हो गया, उधर जोर की मार पड़ी है तो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। सो ये है एक्यूट रीनल फेलियर, ARF means acute renal failure. So obviously we can hope for the better recovery, बॉडी रिकवर कर जाए और किडनी वापस अपनी नॉर्मल काम पे आए, नहीं तो वही किडनी फेलियर मतलब फेल हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे किडनी स्टोन मैंने बताया था, क्रॉनिक है। ये क्या? क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से थोड़ा थोड़ा किडनी को अफेक्ट करते आ रहे हैं, सडनली एक दिन ऐसा आएगा कि दिस पाइल्स अप एंड फाइनली किडनी इतनी डैमेज हो जाती है कि ये रिवर्ट बैक भी नहीं होता। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज ज्यादा फेटल बोलूंगा मैं, ये तो तुरंत असर दिखाएगा, बट अपने को समझ में आता है कि क्या हुआ, सो वी कैन मैनेज इट, हम लोग ये ठीक कर भी सकते हैं ऑन द स्पॉट, अगर डॉक्टर्स स्किलफुल रहेंगे एंड तुरंत डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रहेगी तो। क्रॉनिक में
बात हाथ से जा चुकी है, इन द सेंस इतने साल, जैसे किडनी स्टोन्स की बात करो, बहुत सालों से अगर हो रहा है और किडनी के जब हमको पता चलता है तो उसकी साइज बहुत बड़ी हो चुकी रहती है किडनी स्टोन्स की, तो डायरेक्ट ऑपरेशन लेवल तक की डायरेक्ट केसेस होते हैं। कुछ कुछ तो डायरेक्ट इरिवर्सिबल केस होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जहाँ पे किडनी का फंक्शन वापस नॉर्मल रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो एक ही ऑप्शन है, या तो भाई डोनर ढूंढो, कोई किडनी डोनर ढूंढो, या तो डायलिसिस ही उम्र भर करना पड़ेगा। सो ये कुछ ऐसे है। अब इसको चेक करने के लिए कैसे पता चलता है किडनी फेल हो गई, तो मैंने बताया था किडनी फंक्शन टेस्ट, 3 टेस्ट है। हाई लेवल्स ऑफ यूरिया इन ब्लड, ठीक है, ब्लड यूरिया लेवल अगर हाई है तो किडनी रिलेटेड कुछ इश्यू है। दूसरा, इंक्रीज सीरम क्रिएटिन लेवल, मैंने तुम्हें बताया था क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन एक किस्म का मसल वेस्ट है, मसल वेस्ट, और ये सिर्फ किडनी ही निकाल सकती है। और ब्लड में अगर इसका लेवल 0.6 to 1.2 1.4 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड से ऊपर है ये, इसका मतलब खास करके इफ इट गोज बियॉन्ड 10, जो अब 0.6 to 1.4 बोला मैंने मैक्स रेशियो है, ये 10 तक है, मतलब ये 10 गुना बढ़ चुका है, इसका मतलब किडनी श्योर शॉट फेलियर में है। सो ये दो को हम किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। और ऑल्सो एक जो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दैट इज एल्ब्यूमिनोयूरिया। एल्ब्यूमिनोयूरिया मतलब क्या, अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है, मतलब प्रोटीन्स आ रहे हैं, तभी भी किडनी फेलियर के चांसेस है। पर मैंने बोला है ये मतलब ये भी एक लक्षण किडनी फेलियर में दिखता है। जिसमें टिपिकल किडनी फेलियर है ये तीनों लक्षण दिखते हैं, बट ये वाला एक्सक्लूसिवली किडनी फेलियर में नजर आएगा। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ यहाँ, बाकी केसेस में नहीं आएगा। सो होप सो सबको किडनी फेलियर्स समझे हैं। अब जो लोगों को जिन लोगों की किडनी फेल हो चुकी है, अब इसके लिए इलाज क्या है, तो आर्टिफिशियल किडनीज तो है नहीं भाई अपने पास, तो एक आर्टिफिशियल किडनी हमने बनाई है, दैट इज द डायलिसिस मशीन। अब इसमें भी 2 टाइप का है, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। फटाफट बताता हूँ दोनों में फर्क क्या है। आर्टिफिशियल किडनी आई से हम कहते हैं डायलिसिस मशीन, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, सो सपोज दिस इज द पर्सन जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, सो दिस इज हिज आर्म, सो ये अगर आर्म है उसका, ठीक है। तो मैं थोड़े कलर्स देख लेता हूँ, यूज कर सकता हूँ क्या, सभी 2 है मेरे पास कलर्स अवेलेबल, तो ठीक है। तो देखो येलो वाली आर्टरी दिखा रहा हूं मैं, तो दिस इज आर सबक्लेवियन, फिर ये ह्यूमरल आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी, और फिर ये आर्टरी 2 में बदल जाती है, एक रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो यू कैन सी द बाइफर्केशन ओवर हियर, आर्टरी की मिलेगी एंड उसी जगह से जाती है वेन्स, ठीक है। यहाँ से दूसरी जो वेन है ब्रेकियल वेन, ये एक है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है इन दिस वे, तो ये वेन तुम्हें नजर आ जाएगी। अब होता क्या है, हार्ट से पहले ही फोर्स से ब्लड लाया जाता है, तो इस रेडियल आर्टरी में या ब्रेकियल आर्टरी में हम एक ट्यूब डाल देंगे, ठीक है, जो ये डायलिसिस मशीन के पास लेके जाएगी। अब ये डायलिसिस मशीन है, तो इसमें एक चेंबर होता है जिसमें हम लोग एक आइसोटोनिक फ्लूइड मतलब क्या, आइसोटोनिक फ्लूइड मतलब जिसमें सभी सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस्ड है, हम इसे डायलिसेट ऐसा कहते हैं, डायलिसेट हम इसे कहते हैं इस आइसोटोनिक फ्लूइड को। फिर इसके अंदर यहाँ पे हम डालते हैं, अब यहाँ पे जो ट्यूब्स है ना वो हाईली कॉइल्ड होती है, और ये जो बनी होती है ना वो सिलोफेन मेम्ब्रेन से बनी होती है। सिलोफेन मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलोफेन मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के लिए। एंड फिर ये जो प्योरिफाइड ब्लड है ये हम लोग वेन में ऐड कर देंगे। सो आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, ठीक है, आर्टरी से ब्लड आएगा, इधर मोटर भी लगेगी, वो ब्लड को पंप करना पड़ेगा इस मशीन में, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट ने उतनी फोर्स से तो नहीं भेजा होगा। सो यहाँ पे एक पंप लगा रहता है जो इस ब्लड को पुश करेगा। अब बाहर का फ्लूइड आइसोटोनिक है, जबकि जो डिजीज्ड पर्सन है उसके ब्लड में ज्यादा यूरिया है, ठीक है, ज्यादा यूरिया ज्यादा क्रिएटिन, जबकि ये बाहर वाले फ्लूइड में वो नहीं है।
तो इट लीड्स टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो भी गंदगी है वो बाहर इस डायलिसिट में चली जाएगी एंड ब्लड प्यूरिफाई होके इसके पास आएगा। अब तुम देख सकते हो ज्यादा टाइम नहीं उधर रुक रहा है, प्रोसेस स्लो है, इसलिए एक बार डायलिसिस मशीन के साथ जोड़ दिया। अगर सपोज वो बंदा डेली आने वाला है फॉर डायलिसिस, ठीक है, तो कम से कम इसको 2-3 घंटा ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए उसके साथ अटैच रहना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा। तो तुम समझ सकते हो जो काम दोनों किडनीज जब अच्छे से काम कर रही है 4 मिनट में तुम्हारा ब्लड साफ कर सकती है, वही ये मशीन कम से कम 2 घंटे तो लगाएगी ही। कम से कम 2 घंटे, बोला ज्यादा ही होगा। सो 2 से 3 घंटे में ये तुम्हारा खून साफ कर देगी एंड देन दैट पर्सन उस दिन काफी नॉर्मली रह सकता है। दूसरे दिन उसको वापस मशीन के साथ जुड़ना पड़ेगा। कोई अगर वीकली करता है, क्योंकि जिनके पास उतने पैसे नहीं होंगे, कोई वीकली अगर डायलिसिस करेगा तो वीकली डायलिसिस में बंदे को डायरेक्ट 6 से 8 घंटा फिर डायलिसिस मशीन के साथ अटैच रहना पड़ेगा, जिससे ब्लड बाहर आता रहेगा, प्यूरिफाई होता रहेगा। इसमें एंटीकोएगुलेंट भी ऐड किया जाता है ताकि ब्लड बाहर क्लॉट ना हो जाए एंड फिर वही ब्लड को थोड़ी मोटर की मदद से पुश करके वेन्स में डाल दिया जाएगा। सो इस तरीके से ये हीमोडायलिसिस, क्योंकि हम ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं, तो होप सो हीमोडायलिसिस सबको समझा है। सो दिस इज हीमोडायलिसिस, होप सो सबको समझा। पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब क्या है? अब ये थोड़ा सा लेस पहले इस्तेमाल होता था जब मशीन्स अवेलेबल नहीं थी, आजकल मशीन्स अवेलेबल है इसलिए ठीक है। अब सबको ह्यूमन बॉडी तो पता है। सो दिस इज सपोज ये चेस्ट एंड दिस पार्ट है। सो दिस इज द टॉर्सो, मतलब साइड एंगल्स है तो ये टॉर्सो तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो यहां से रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो ये वाली रीढ़ की हड्डी एंड दिस इज द टेल बोन सपोज। तो अभी ये जो है ये सपोज ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी है, दिस इज द डायफ्राम, ठीक है, दिस इज द डायफ्राम जो हम बोल सकते हैं ना। अब अपने को पता है यहाँ पे पेरिटोनियम करके लेयर है, पेरिटोनियम लेयर है, और इस पेरिटोनियम के अंदर, और किडनीज अपनी यहाँ है रेट्रोपेरिटोनियल, बराबर, यहाँ पे सभी ऑर्गन्स है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डायलिसिट होता है, तो जिन लोगों में पेरिटोनियल डायलिसिस कराना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो आजू बाजू वाली जगह पेरिटोनियम और स्किन के बीच की जगह, यहाँ पे ये डायलिसिट फ्लूइड हम छोड़ देते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्यूब हम बॉडी को थोड़ा पंक्चर करेंगे इस ट्यूब के जरिए। स्किन लेयर, फैट लेयर और पेरिटोनियम के बीच में जो जगह है, सीलोम जिसे अपन कहते हैं, तो वहां पे हम लोग ये डायलिसिट इमर्स कर देंगे। फिर दिस एक्ट एज एन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, खुद वो पेरिटोनियम जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन्स वगैरह, यहाँ पे जो ब्लड है, उधर का कचरा ये यहाँ ऑस्मा क्या हो सकता है, डिफ्यूजन के जरिए बाहर आ जाएगा। बाद में अब इसको फिर कुछ एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है कि 1 घंटा 2 घंटा, तो उसको वहां पे रखते हैं एंड आफ्टर 2 आवर्स इट कैन बी रिमूव, मतलब वो सारा फ्लूइड साइड, क्योंकि उधर वैसे भी वो था नहीं, हमने फ्लूइड डलवाया था, फ्लूइड में वो सारा कचरा लेके बाहर आएगा, सो हम लोग बाहर डिस्चार्ज कर देंगे। अब ये थोड़ा इजी है क्योंकि ये घर पे भी किया जा सकता है। इसको मतलब वो इमर्स करेगा, बंदा नॉर्मली घर जा सकता है एंड सम टाइम के बाद वापस आ सकता है। तो ये थोड़ा सा लेस, बट स्टिल इट इज लेस इफेक्टिव। इसमें जो कचरा निकलता है या यूरिया निकलता है वो बहुत कम निकलता है। हीमोडायलिसिस में रेगुलरली ये थोड़ा फास्ट, इसके कंपैरेटिवली तो ये फास्ट है। सो ये बेटर है देन पेरिटोनियल डायलिसिस। हम पेरिटोनियम में फ्लूइड डाल देंगे तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ, जैसे यहाँ पे सिलोफेन था, वहां पे ये मेम्ब्रेन, नेचुरल मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल की तरह काम करता है। शरीर का जो कचरा है वो यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद फिर हम लोग ये निकालेंगे, या ज्यादा टाइम भी रख सकते हैं। सो डिपेंडिंग की कितना टॉक्सिक लेवल है ऑफ द टॉक्सिन्स इन द बॉडी। सो ये 2 इलाज उसके ऊपर है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज किडनीज, किडनी ट्रांसप्लांट। भाई अभी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही है, तो ये जो डायलिसिस है ये सिर्फ सपोर्टिव है, स्टैंड बाय।
एवरीडे, अगर उसको जिंदा रहना है तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या हफ्ते में एक बार तो भी उसको डायलिसिस कराना है, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक ही इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट दो किस्म की हो सकती है, या तो एक कैडेवर डेड डोनर है, कैडेवर मतलब डेड बॉडी, कोई इंसान अभी जस्ट मरा है तो जिसे अपन ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, तो मर गया है बट किडनी वगैरह का कोई डिसऑर्डर नहीं, किसी सपोज हार्ट अटैक से मरा है तो फिर सिंपल है या नेचुरल डेथ हुई है, तो उस डेड बॉडी में से हम ये ऑर्गन्स निकालेंगे ताकि हम किसी और को दे सके, तो कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। या तो डायरेक्टली लिविंग मतलब कोई रिलेटिव होगा, अब वो भी है लिविंग मतलब लिविंग इंसान से किडनीज हमने ली है। अब इसमें भी दो टाइप आते हैं, एक रिलेटेड मतलब फैमिली फ्रेंड्स में से फैमिली मेंबर ही है कोई, एंड नॉन रिलेटेड, तो नॉन रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट मतलब क्या, कैडेवर है, कैडेवर और नॉन रिलेटेड ये दोनों केसेस में हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं। रिलेटेड में क्या होता है, सपोज एग्जांपल दो जुड़वा भाई है और एक भाई की दोनों किडनीज खराब हो गई है, तो दूसरा भाई वो किडनी अगर दे, क्योंकि अब वो दोनों जेनेटिकली सिमिलर है, अब ट्विंस बोले हैं तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे ही, एंड इसलिए दिया तो उसके बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता बिकॉज दोनों का जेनेटिक्स लगभग सेम है। कभी कभी आ भी सकता है बट जनरली क्लोज रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स में एलर्जीज होती नहीं है। बट अगर मैंने किसी और पर्सन का, कैडेवर मतलब कोई अनजान इंसान भी हो सकता है या कोई रिलेटेड का भी हो सकता है, वो भी एक है, बट कैडेवर अगर कोई अननोन पर्सन है उसका ऑर्गन है, तो कैसा होता है बॉडी में एक फॉरेन सेल्स जैसा, मतलब अपनी इम्यून सिस्टम के लिए वो सेल्स अपने नहीं है, किसी फॉरेन मतलब दूसरी किडनी अगर लगवाई है मैंने तो मेरे बॉडी सेल्स, मेरे डब्ल्यूबीसीज को इन सेल्स की आदत नहीं, या अदर वो सेल्स पहचान जाते हैं कि अपने बॉडी के सेल्स नहीं है, डब्ल्यूबीसीज डायरेक्टली इन सेल्स को मारना शुरू कर देंगे एंड इससे इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होगा जिसे हम एलर्जी कहेंगे, एंड एनाफिलेक्टिक शॉक से बंदे की मौत हो जाएगी। इसलिए बिफोर ट्रांसफरिंग अ कैडेवर किडनी व्हिच इज ऑफ अ नॉन रिलेटेड पर्सन, एंड या तो कोई नॉन रिलेटिव लिविंग पर्सन भी है जो देने वाला है, हम लोग पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या करता है, सारी एंटीबॉडीज को खत्म कर देगा जिससे ये जो नई किडनी हमने ट्रांसप्लांट की है उसके प्रति बॉडी कोई रिएक्शन ना दिखाए। ठीक है, सो ये हमने देख लिया। एंड अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में तो सबको पता है दो ही है, एक तो स्किन और दूसरे है लंग्स। लंग्स का तो बताने की जरूरत नहीं, शरीर का जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शरीर का जो भी गैसियस वेस्ट है दैट इज CO2 वाटर वेपर, ये थ्रू लंग्स निकाला जाता है। ठीक है, एंड वेयर स्किन की अगर बात करो तो स्किन में हमको पता है दूसरे एनिमल्स की स्किन एटलीस्ट थिन परमिएबल ऐसी है, बट इंसानों की स्किन इम्परमिएबल है, कोई घुस नहीं सकता, बट इट कैन परकोलेट सम ऑफ द चीजें, जैसे अगर हम तेल लगाते तो इट कैन एब्जॉर्ब दैट। सो पर हमें एक्सक्रीशन देखना है, तो स्किन में दो ग्लैंड्स होते हैं सबको पता है, स्वेट ग्लैंड्स which are tubular, unbranched, coiled, ठीक है, ऐसे होते हैं ये, एंड इनका काम क्या है, इज टू प्रोड्यूस स्वेट। स्वेट में क्या होता है कि 99% वाटर, बट इसमें थोड़ा बहुत यूरिया, सॉल्ट्स, लैक्टिक एसिड वगैरह वगैरह रिलीज हो जाता है, स्वेट ग्लैंड्स। एंड दूसरा है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड मतलब क्या, ऑयल ग्लैंड्स, तो ये ऑयल बनाते हैं विच इज सिबम, जो ऑयली फेस या वगैरह तुमने देखा रहेगा, तो जनरली इट कोट्स योर स्किन सो दैट इट बिकम्स वाटरप्रूफ, सो प्रोटेक्शन जैसा है, दूसरे पैथोजेंस इसके ऊपर ना बैठे, तो ये ग्लैंड। अब ये कैसे होता है, तो स्किन में ये हेयर फॉलिकल है, अब हेयर फॉलिकल में अब सपोज ये बाल है, तो इस हेयर फॉलिकल के बेस में ये ऑयल ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये ऑयल ग्लैंड अपना ऑयल इस बाल को कोट कर देगा एंड प्लस स्किन पे भी ये करेगा। एक और है, स्किन पे छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, तो वहां पे ये स्वेट ग्लैंड्स देख सकते हो, कॉइल्ड है, ट्यूब्यूलर है, एंड ब्रांच नहीं, अनब्रांच्ड, सॉरी अनब्रांच्ड होता है, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ से पसीना बाहर आता है, तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्वेट पोर्स बोलते हैं। नाउ एक्चुअली पर्पस ऑफ स्वेटिंग इज एक्चुअली टू कूल डाउन द बॉडी। ठीक है, उसका मेन पर्पस एक्सक्रीशन है, मैंने तो बोला है 99% एक्सक्रीशन किडनीज ही करती है, जो 1% वेस्ट है वो इन दो जगहों से निकलता है। सो थोड़ा ही सही, बट
थोड़ा बहुत तो एक्सक्रीशन का काम हो ही रहा है। एक्सेस वाटर शरीर से निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट। फिर टॉक्सिन्स, कुछ हद तक ड्रग्स भी आते हैं कभी कभी स्किन से, थोड़े से, मतलब वेरी स्मॉल ट्रेसेस, डिपेंड कौन सा है वो। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। सो दैट्स इट गाइस, ये सब एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, होप सो पूरा लेसन समझा है। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।